Hello students, uh, myself Dr. Anurag Tripathi. I am an associate professor in the Institute of Engineering and Technology, that is IET, Lucknow, in the Electrical Engineering Department, and I am here to present a lecture on the phasor concept of sinusoidal steady state analysis. सबसे पहले हम ये जानें कि फेज़ क्या होता है। फेज़ का मतलब किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी से जैसे आप अवगत हैं, जैसे आप देखें ये एक साइनसोइडल क्वांटिटी है, राइट, जिसमें इसको हम वोल्टेज कह सकते हैं, इसको हम टाइम कह सकते हैं, और ये इसकी पीक वैल्यू है, मान लीजिए ये Vm है, राइट। तो फेज़ होता है, फेज़ का हिंदी मतलब होता है चरण या स्थिति, जैसे फेजेस ऑफ मून बोलते हैं, तो उस टाइप। तो किसी समय इस साइनसोइडल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, स्थिति क्या है, तो ये फेज है। इलेक्ट्रिकल में फेज डिफरेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के बीच, यानी कि दो ऐसी साइनसोइडल वेव फॉर्म्स के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे आप देखें किसी दो साइनसोइडल क्वांटिटीज़ के बीच में जो फेज डिफरेंस उनके द्वारा पहली बार अपनी अधिकतम वैल्यू, जिसे हम फर्स्ट मैक्सिमा कहेंगे, पे पहुंचने के जो क्षण होते हैं उनके एंगुलर डिफरेंस को बोलते हैं। जैसे आप देखें ये हमारे वेव फॉर्म्स हैं, तो इसमें ये जो रेड वाली वेव फॉर्म है ये अपनी अधिकतम वैल्यू पर इस क्षण यहाँ पर पहुँच रहा है, राइट। और जो ब्लू वाली वेव फॉर्म है, साइनसोइडल वेव फॉर्म, वो अपनी अधिकतम वैल्यू पर यहाँ पहुँच रही है। तो इन दोनों के बीच जो एंगुलर डिफरेंस है, मान लीजिए थीटा, उसको हम फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू साइनसोइडल क्वांटिटीज कहते हैं, राइट। तो जाहिर है जो साइनसोइडल क्वांटिटी पहली बार पॉजिटिव साइकिल में अपनी अधिकतम वैल्यू पर जल्दी पहुंचती है उसे लीड करता हुआ कहा जाता है, और जो बाद में पहुंचती है उसे लैग करता हुआ कहा जाता है। तो जैसे यू कैन सी दैट द red waveform is reaching its first maxima earlier and the blue waveform is reaching its first maxima a bit later। तो ये कहा जाएगा कि जो रेड वाली वेवफॉर्म है वो ब्लू वाली से थीटा डिग्री लीड कर रही है, ठीक है। हम आज जो प्राइमरीली बात करेंगे वो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के साइनसोइडल वेवफॉर्म, साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाई करने पर उनका जो बिहेवियर होता है करंट का, उस पर बात करेंगे। तो जैसे एक सिंपल सी वेवफॉर्म आपको दिख रही है, एक एसी वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है। तो इसमें सीधा सा एक बात समझ में आ रही है कि एक करंट बहेगी जो ऑल्टरनेटिंग होगी, और ओम्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं कि वोल्टेज जो है ये वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी है, मान लीजिए साइन ओमेगा टी है वोल्टेज, और ये रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो है वो करंट होगी, ये है ना। तो इस करंट को हम लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी अपॉन आर। Vm अपॉन आर को हम लिख सकते हैं Im, यानी कि करंट रूपी जो ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है उसकी अधिकतम वैल्यू, ठीक है। Im इज इक्वल टू Vm अपॉन आर। तो इसमें हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि जिस वक्त ओमेगा टी शून्य था तो वोल्टेज की वैल्यू शून्य थी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, आप जानते हैं, और उस वक्त करंट की वैल्यू भी शून्य थी, ठीक है। और जिस वक्त ओमेगा टी अपनी अधिकतम, मतलब साइन ओमेगा टी अपनी अधिकतम वैल्यू पे होगा, यानी कि ओमेगा टी बराबर 90 होगा, उस वक्त करंट का जो वैल्यू है वो भी अधिकतम होगा। तो आप देख सकते हैं इसको इस फिगर से दर्शाया जा रहा है ना। यहाँ पर नीला वाला जो वेव फॉर्म है वो वोल्टेज का है, और लाल वाला जो है वो करंट का है ना। तो आप देख सकते हैं कि जिस वक्त वोल्टेज अपनी अधिक पॉजिटिव साइकिल में पहली बार अधिकतम वैल्यू पे पहुंचा, उसी वक्त करंट भी पहुंचा, यानी कि इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस
फेज डिफरेंस वो कितना है, 0 है। तो हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो शून्य होता है। तो ये निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। किन्हीं परिस्थितियों में भी एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के वोल्टेज और करंट एक समान फेज में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एक अब सेकेंड केस में एक प्योर इंडक्टर लेते हैं, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भी करंट बहेगा, आई करंट बहेगा, है ना। और इसमें हम देखते हैं कि VL इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। ये आपका VL है, वेव फॉर्म है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो एल डी आई बाई डी टी होता है। इससे हमें मिलेगा, आप देख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी एल अपॉन एल, इंटीग्रल VL अपॉन एल डी टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो VL है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है। यहां मैं VL इंड्यूस्ड EMF की बात नहीं कर रहा हूं, जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो VL जो है एकदम साफ साफ पैरेलल दिख रहा है अप्लाइड वोल्टेज के। तो VL की जगह हम VM sin ओमेगा t रख सकते हैं। तो जो पिछले पेज में, स्लाइड में हमने जो करंट का एक्सप्रेशन देखा, करंट इज इक्वल टू VL अपॉन एल डी टी, उसमें VL की जगह जब हम VM sin ओमेगा t रखते हैं तो और इंटीग्रेट करते हैं, VM अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रल है वो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा है, उसको रखते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है, और माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन 90 माइनस थीटा। इस चीज़ को जब हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ क्या है, माइनस VM अपॉन एल कॉस ओमेगा टी को हम कह सकते हैं VM अपॉन ओमेगा एल साइन 90 माइनस ओमेगा टी विद अ माइनस साइन, है ना, और माइनस साइन को अंदर लेते हैं तो ये आता है। यानी कि फाइनली हम देखते हैं कि करंट का जो एक्सप्रेशन है वो ये आता है, I इज इक्वल टू VM अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो इससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमें समझ में आए। पहला निष्कर्ष ये था कि किसी प्योर इंडक्टर को अगर एक साइनसोइडल वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें बहने वाली करंट उस साइनसोइडल वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज का जो वेव फॉर्म था वो था VM साइन ओमेगा टी, है ना, और करंट का जो वेव फॉर्म आया वो VM अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया, है ना। तो इसका मतलब जब ओमेगा टी 0 है तो करंट का की वैल्यू नेगेटिव है, साइन 0 माइनस पाई बाई 2 यानी कि माइनस, मतलब साइन माइनस 90 यानी कि माइनस साइन 90 यानी -1। फिर जब ओमेगा टी 90 हुआ यानी कि वोल्टेज VM हुआ तो करंट कितना होगा, 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब करंट हमेशा 90 डिग्री पीछे चलेगा, है ना। तो ये फिगर इस बात को इंडिकेट कर रही है। देखिए नीला वाला वोल्टेज का वेव फॉर्म है, लाल वाला करंट का वेव फॉर्म है ना। तो देखिए वोल्टेज अपने फर्स्ट मैक्सिमा पे यहाँ पहुँच रहा है, करंट अपने फर्स्ट मैक्सिमा पे यहाँ पहुँच रहा है। इन दोनों के बीच ये जो एंगुलर डिफरेंस है ये पाई बाई 2 रेडियंस और 90 डिग्रीज है। तो ये एक पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष था जो हमें समझ में आया। दूसरा जो निष्कर्ष है वो ये है कि करंट का जो एक्सप्रेशन था उसमें जो डिनोमिनेटर था ओमेगा एल, है ना, वो एक प्रकार का जो, जैसे हम जानते हैं ना ओम्स लॉ में करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध होता है। वो मतलब करंट को बहने से एक जो प्रतिरोध प्रस्तुत किया जाता है रेजिस्टेंस द्वारा वो होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ पर प्योर इंडक्टेंस है, हमने शुरू में ही कहा था। तो ओमेगा एल को एक नया नाम दिया गया है रिएक्टेंस, है ना। बात अभी भी वही है, रिएक्ट करना भी एक प्रकार का विरोध करना होता है। तो ये इसको हमने कहा है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है और इसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है। ठीक है, इस चित्र को हम समझ चुके हैं कि फेज डिफरेंस जो है दोनों के बीच 90 डिग्री है। उसके बाद हम कैपेसिटिव सर्किट में आते हैं। यहाँ भी आप देखिए एक करंट फ्लो करेगा
हमने साइनसोइडल वोल्टेज लगाया हुआ है, ये एक प्योर कैपेसिटेंस है और इसमें हम देखते हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी, ये आप जानते हैं फॉर्मूला, है ना। तो सी वी सी लिखा है मैंने, वेयर वी सी इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये वी सी है, ये है वो वी सी जिसकी हम बात कर रहे हैं। जाहिर है साफ साफ दिख रहा है कि ये वी सी भी अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू सी वी सी। अब इसमें हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसे बोलते हैं हम, वो करंट होता है ना। तो I इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी। अब VC की जगह जैसे मैंने आपको बताया Vm साइन ओमेगा टी रखा जा सकता है, तो उसको रखने पर हम पाते हैं कि जो करंट की वैल्यू है वो हमें फाइनली ये मिलती है, सी वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो वी एम कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ गया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम इसमें हम दो तरीकों से इसमें वेरिएशन लाए हैं। एक तो ये देखिए वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा है, और दूसरा कॉस ओमेगा टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा है, इसे हम साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार फाइनली जो कैपेसिटेंस में करंट की वैल्यू आई वो ये आई, ठीक है ना, वी एम अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसमें भी आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो करंट है और वोल्टेज है उनमें 90 डिग्रीज का फर्क है, यानी कि यहां पर करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज से। तो एक डिफरेंस तो ये है, यही निष्कर्ष के बारे में ये स्लाइड है कि अगर एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को एक साइनसोइडल वोल्टेज द्वारा एनर्जाइज किया जाए तो हम ये पाते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। दूसरा निष्कर्ष जो हमने निकाला, जैसे हमने इंडक्टेंस में निकाला था, वो था रिएक्टेंस का। इसमें हम 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वहां पर ओमेगा एल को हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा था, यहां पर हम 1 अपॉन ओमेगा सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो 1 अपॉन ओमेगा सी है। रिएक्टेंस को आमतौर पर एक्स नाम के सिंबल द्वारा व्यक्त किया जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल द्वारा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी द्वारा, ठीक है। तो ये अच्छा, यहाँ पर आप निष्कर्ष जो है फेज डिफरेंस का वो देख रहे हैं। लाल वाली वेवफॉर्म जो है वो करंट की है, तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, और नीली वाली वोल्टेज की है, उसका यहाँ है। और आप साफ साफ देख रहे हैं कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्रीज लीड कर रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो है। एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 90 है, जहां करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, राइट। और एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस यहाँ भी 90 है, परंतु यहाँ पर करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, ठीक है। तो अब ये तो प्योर एलिमेंट्स की बात हुई। अगर हम RL या RC या RLC सर्किट्स की बात करें, तो अगर हम कोई RL सर्किट लेते हैं, मान लीजिए जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि अगर किसी सीरीज RL सर्किट को एक साइनसोइडल वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाए, तो जाहिर है वोल्टेज और करंट के वेवफॉर्म्स में 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई एंगल जो है अंतर के रूप में होगा। क्योंकि जो सीन ये है, देखिए जैसे मान लीजिए एक प्योरली साइनसोइडल वेवफॉर्म है, Vm साइन ओमेगा टी, और ये है हमारा रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो यहां पर जो करंट बहेगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो इस करंट को वोल्टेज के फेज में रखना चाहेगा, जबकि इंडक्टेंस जो है वह इस करंट को, इसी करंट को, सेम करंट को वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करवाना चाहेगा। तो इस उसमें
इस बीच क्या होगा कि करंट जो है 0 से 90 के बीच किसी एंगल पर जाकर स्थित होगा। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए हमें साइनसोइडल वेवफॉर्म्स को बार बार बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक साइनसोइडल वेवफॉर्म ये वोल्टेज का बन गया, अब करंट का हमें बनाना है, तो करंट जो है ऐसा बनेगा। करंट का जो फर्स्ट पीक है वो तो ये वो अंतर होगा जहाँ जो 0 से 90 के बीच का कोई एंगल होगा, राइट। तो साइनसोइडल वेवफॉर्म्स को बनाने के इस दिक्कत को रिमूव करने के लिए फेज़र कंसेप्ट सोचा गया, राइट। अब फेज़र कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके तहत हम एक प्योरली साइनसोइडल वेवफॉर्म लेते हैं। ये है वो प्योरली साइनसोइडल वेवफॉर्म। मान लीजिए एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में वोल्टेज है, और इसकी जो पीक वैल्यू है वो हम मान लेते हैं Vm है। ठीक है, Vm। अब हम क्या करते हैं कि इस पीक वैल्यू Vm के बराबर का एक वेक्टर उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये Vm हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे ये साइनसोइडल वेवफॉर्म आगे बढ़ता जाता है, यानी कि जैसे जैसे ये साइन वेव अपना साइनसोइडल पाथ ट्रैवर्स करती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, माने पहले यहाँ थी, फिर उसके बाद यहाँ आई, यहाँ गई, π/2 पे आई, फिर पाई पे आई, ऐसे। तो वैसे वैसे ये जो वेक्टर है जो हमने रखा है, ये क्या करता है, एंटी क्लॉक में उठता जाता है। इस बात का ऐसे पता लगाया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए ये साइनसोइडल वेवफॉर्म अल्फा एंगल पर है, अल्फा एंगल पर है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा ये इतना ही यहां से उठेगा, अल्फा एंगल, राइट। और इस स्थिति में वेक्टर के टिप को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो इस वेक्टर के टिप को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी, राइट। और ऐसी स्थिति में जो एंगल ये वेक्टर बनाएगा वो उतना ही एंगल होगा जितना उस साइन वेव ने तब तक ट्रैवर्स किया होगा। यानी कि थोड़ी देर बाद जब ये वेक्टर वर्टिकल हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा और ये एंगल 90 हो जाएगा, तो उसको अगर हम ज्वाइन करें तो वो ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या है, हम जानते हैं कि ये π/2 पॉइंट है और ये एंगल भी π/2 होगा, है ना। और थोड़ी देर बाद ये और आगे बढ़ेगा, पाई पॉइंट पे आएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो ऐसे करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जितने समय में ये साइनसोइडल क्वांटिटी एक साइकिल कंप्लीट करेगी, उतने ही समय में ये वेक्टर घूमते हुए एंटी क्लॉकवाइज में एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, और जितने साइकिल्स ये ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी पर सेकेंड में लगाएगी, जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी साइकिल्स पर सेकेंड, उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स ये वेक्टर घूमेगा, यानी कि उतनी इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, है ना। तो अब हमने क्या किया है कि हमने एक साइनसोइडल वेवफॉर्म को एक घूमते हुए वेक्टर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए वेक्टर के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, ऐसे घूमते हुए वेक्टर को फेजर कहा जाता है। सच अ रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर। अब इसका उपयोग, मुख्य उपयोग कहाँ होता है ये देखिए। मान लीजिए ये एक वोल्टेज वेवफॉर्म है और सिमिलरली एक आरएल सर्किट का ये एक करंट वेवफॉर्म है, ये करंट का वेवफॉर्म है मान लीजिए। ठीक है, तो इस करंट के जो वेवफॉर्म का वो भी ऑल्टरनेटिंग है, करंट का जो वेवफॉर्म है उसका शेप ऑल्टरनेटिंग है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो वोल्टेज के वेवफॉर्म की है। ये हमने पिछले सारे केसेस में देखा, ओमेगा तो बदल नहीं जाता, है ना। तो करंट के इस वेवफॉर्म का जब हम फेजर यहां बनाएंगे तो वो भी ऐसा एक रोटेटिंग वेक्टर मिलेगा हमें, वो भी घूमता हुआ वेक्टर मिलेगा। ठीक है ना, तो करंट वाला भी घूम रहा है और वोल्टेज वाला भी घूम रहा है।
ठीक है। उसके बाद हम किसी एक क्षण की, इंस्टेंट की फोटो खींचेंगे, स्नैपशॉट खींचेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? हमें दो लाइंस दिखेंगी, एक वोल्टेज की लाइन और एक करंट की लाइन। ठीक है। तो अगर अब आप समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए ये एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता, राइट, तो क्या होता? वोल्टेज और करंट अपने सेम पॉइंट पे पीक करते। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये जो घूमता हुआ वेक्टर में अगर ये वोल्टेज का है तो इसी की दिशा में करंट का बनेगा। समझ रहे हैं आप? वोल्टेज यहां है तो करंट भी यहीं बनेगा। और ठीक है, ये करंट बनेगा। और अगर मान लीजिए वो एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज के पहली बार अपनी अधिकतम वैल्यू पे पहुंचने के 90 डिग्री बाद करंट पहुंचता है। तो इसका कैसे घूमता हुआ वेक्टर बनेगा? अगर कहीं पर वोल्टेज यहां है, ये वोल्टेज का फेजर है, तो करंट का कहां बनेगा? इधर बनेगा। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट वाला 90 डिग्री पीछे पीछे आ रहा होगा। ठीक है। तो अब दो साइनसोइडल क्वांटिटीज के बीच के फेज डिफरेंस को दर्शाने हेतु हमें सिर्फ दो लाइनें बनाने की जरूरत है, हमें कोई साइनसोइडल वेवफॉर्म्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये फेजर का उपयोग है। इस चीज को आप यहां से समझ सकते हैं। ये फेजर का एक वर्णन है कि कैसे जो है, जैसे एक साइकिल पूरा करती है तो वैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रोटेशन पूरा करता है। और ये एक वेव फॉर्म है जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि ये, अगर मैं ग्रीन वाले को करंट का वेव फॉर्म कहूं और ब्लू वाले को वोल्टेज का वेव फॉर्म कहूं, तो करंट वाला जाहिर है लीड कर रहा है, क्योंकि ये पहली बार अपनी अधिकतम वैल्यू पे वोल्टेज वाले से पहले पहुंच रहा है ना। तो इसलिए देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है, तो करंट वाला जो फेजर है वोल्टेज वाले फेजर के 90 डिग्री आगे है। ठीक है। तो ऑल्दो हमने जो फेजर्स हैं उनको समझाते समय पीक वैल्यू का यूज़ किया था, पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसार जो फेजर्स हैं उनको आरएमएस वैल्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जैसे कोई भी फेजर है v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 60, है ना, ये एक साइनसोइडल क्वांटिटी है ना। तो इसकी जो फेजर वैल्यू होगी वो वी एम बाई रूट टू एंगल 60 होगी। वी एम बाई रूट टू क्या होगा? इसकी जो पीक वैल्यू है वी एम, उसकी आर एम एस वैल्यू होगा। तो ये फेजर वैल्यू है और ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है ना। इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में या कार्टिसन फॉर्म में ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, वी एम बाई रूट टू कॉस 60 प्लस जे साइन 60, ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसका रिएक्टिव पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट, और ये इसका रियल पार्ट होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जहाँ तीन साइनसोइडल क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं। ठीक है। v1 इज इक्वल टू 10 रूट टू साइन ओमेगा टी, v2 इज इक्वल टू 20 रूट टू कॉस ओमेगा टी, और v3 इज इक्वल टू 30 रूट टू साइन ओमेगा टी माइनस 60, है ना। इनका रिजल्टेंट हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री। तो एक तरीका तो ये बनता है कि हम इनको जोड़ें और ट्रिग्नोमेट्री लगाएं और लंबा कैलकुलेशंस करें। दूसरा जो है, हम फेजर तरीके से इसको निकाल सकते हैं। देखें कैसे। तो पहला तो v1 जो है वो 10 रूट टू साइन ओमेगा टी है, वो तो समझ में आ रहा है। दूसरा जो v2 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v2 कैन बी रिटन एज 20 रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है। आप जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली v3 तो आपको दिया ही हुआ है। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनकी जो फेजर हैं उनको हम प्राप्त करेंगे। तो जो v1 का फेजर है, v1 का फेजर वो क्या है? वो है 10 एंगल 0 डिग्री। ठीक है। 10 रूट टू डिवाइड बाई रूट टू, क्योंकि वो उसकी
RMS वैल्यू है 10। सिमिलरली V2 का जो फेजर है वो है 20√2 डिवाइडेड बाई √2 यानी कि 20 एंगल 90 डिग्री, है ना। और इसी प्रकार V3 का जो फेजर है वो क्या है, वो है 30 एंगल -60 डिग्री, ठीक है। 30√2 डिवाइड बाई √2 एंगल -60, 30 एंगल। अब इन तीनों का हमें रिजल्टेंट जैसा कि कहा गया है निकालना है, तो इसका हम फेजर बनाएंगे, ठीक है। फेजर बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फिर से देखें कि V1 जो है वो 10 एंगल 0 है, ठीक है ना। तो 10 एंगल 0 है तो हम इसको इस तरफ बना सकते हैं, V1 इज इक्वल टू 10, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। V2 क्या है, V2 है 20 एंगल 90 डिग्री। तो 20 एंगल 90 को हम कैसे कहाँ बनाएंगे, ये स्केल में नहीं बना रहे हैं, 20 V2 इज इक्वल टू 20 एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। 10 20 जैसा कि मैंने कहा स्केल में नहीं बना रहा हूं। और तीसरा है V3 30 एंगल -60। तो 30 एंगल -60 कहाँ बनेगा, कुछ यहां सा बनेगा, ये देखिए V3 इज इक्वल टू 30 और जो ये एंगल है ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इनके फेजर्स को हमने बना लिया, फेजर डायग्राम्स बना लिए। और अब हमें क्या करना होगा कि इन तीनों के जो हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस की दिशा वाले एवं वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस की दिशा वाले कंपोनेंट्स को अलग अलग करके लिखना होगा, ठीक है। तो जैसे V1 का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 10, कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। सिमिलरली V2 का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, कोई हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। और V3 जो है उसको हम रिजॉल्व कर लें, जैसे ये क्या हो जाएगा, V3 का एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट यानी कि 30 cos 60, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल 60 है। तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि cos 60 will be base upon hypotenuse, so base will be equal to cos 60 into hypotenuse, that is 30 cos 60. Similarly हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं V3 y इज इक्वल टू 30 sin 60, ठीक है। 30 sin 60 का मतलब क्या होगा, 30 इंटू √3/2 यानी कि 15√3 और 15√3 की वैल्यू आप देखेंगे रफली 26 आती है। और ये जो है cos 60 क्या होगा 1/2, सो दिस विल बी 15। अब हम सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को एक साथ ले लेंगे और सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को साइन को देखते हुए एक साथ ले लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हैं, एक तो V1 का 10 है, यहां लिखते हैं Vx इज इक्वल टू 10 प्लस V2 का कोई भी कंपोनेंट इस दिशा में नहीं है, ठीक है। और V3 का क्या है 15 है, 30 cos 60, तो ये हम लिख सकते हैं कि 25। दिस इज द रिजल्टेंट इन द पोर्शन ऑफ द रिजल्टेंट इन द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, राइट। सिमिलरली हम वर्टिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो देखिए, तो 10 जो V1 है उसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। V2 का 20 है पॉजिटिव वाई एक्सिस में और 26 है नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो यहां पे हमें साइन लेना पड़ेगा, तो -26 यानी कि -6 आया, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका जो फाइनल वैल्यू है उसको हम इस प्रकार से, है ना, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में आंसर आया था 25 और वर्टिकल में आया था 6। तो ये 25 और ये 6 -6,
इस तरीके से, ये हमारा रिजल्टेंट होगा, राइट। दिस विल बी आवर रिजल्टेंट, वी रिजल्टेंट, है ना। और इसकी जो वैल्यू होगी आप समझ सकते हैं, वो 25 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होगी, है ना। और जो एंगल होगा ये वाला, है ना, वो क्या होगा, मान लीजिए फाई है, तो एंगल क्या होगा, tan इनवर्स 6/25 विद अ माइनस साइन, माइनस tan इनवर्स 6/25। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बनी हुई है रिजल्टेंट फेजर में। 25 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट 25.71 होता है, tan इनवर्स 6/25 इज -13.5, है ना। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा फेजर में आंसर बना। अब इसको हम पूरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में जब लिखेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो ऐसा आएगा 25.71 इंटू रूट 2 साइन ओमेगा टी माइनस 13.5 डिग्री, राइट। सो इस प्रकार हम फेजर मेथड से कुछ फेजर्स का रिजल्टेंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।